हाँ जी, can you guys listen to me? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? Yes, ma'am. अभी ग्रुप में मैंने काफी कुछ शेयर करा है, ऑफिशियल अनऑफिशियल जो भी आपके ग्रुप्स हैं। और मैंने उसमें टोटल जैसे हमें असाइनमेंट्स 5 सबमिट करने हैं बिफोर द एंड ऑफ द सेशन, और एमसीक्यूज के हमें 5 एमसीक्यूज के सबमिट करने हमें मार्क्स यूनिवर्सिटी को बिफोर द एंड ऑफ द सेशन, सेमेस्टर सेशन। तो अब इनमें से जो मैं हमें 5 असाइनमेंट्स का कब डिसाइड हुआ? असाइनमेंट्स 5 ही हैं, दोनों चीजें 5-5 का रिपोर्ट देना है हमको। हम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बोल रही हूँ कि असाइनमेंट और एमसीक्यूज दोनों का 5-5 का ही डिसाइड हुआ है, 5 का स्कोर्स ही देना है दोनों का यूनिवर्सिटी को, जो हमें मार्क्स भेजने हैं। मेरा कनेक्शन आई थिंक थोड़ा अनस्टेबल है आज, वाईफाई इज नॉट वर्किंग, सो आई एम टेकिंग क्लासेस थ्रू इंटरनेट, फोन इंटरनेट, थोड़ा अनस्टेबल रहेगा। हाँ, तो मुझे बताओ, बाकी सब्जेक्ट्स में आप लोग सिर्फ 4 ही असाइनमेंट्स दे रहे हो? हाँ जी, एम आई ऑडिबल? हमें 5 असाइनमेंट्स का कुछ समझ नहीं आया। हमें तो बोला गया था कि 4 असाइनमेंट्स एक सेशन में देने होते हैं। असाइनमेंट्स तो 5 ही हैं, जो स्कोर्स देने हैं वो 5 असाइनमेंट्स का स्कोर देना है मुझे। इनफैक्ट सभी को, सभी फैकल्टीज को देना है, नॉट ओनली मी। सो मे बी कुछ फैकल्टीज ने टोटल किया हो 2 असाइनमेंट्स को कंबाइन। Yes, tell me now. I think internet now will be stable. Am I audible now? हाँ, 5 असाइनमेंट्स का बताइए क्या इशू है आपको? 5 असाइनमेंट्स नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स में 5 असाइनमेंट्स नहीं है आप लोगों के पास? नहीं है मैम, 4 ही है सबके। तो हो सकता है वो फिर उन्होंने कंबाइन किया हो इस तरह से कि 2 डॉक्यूमेंट्स कंबाइन, 2 असाइनमेंट्स को कंबाइन करके एक दे दिया हो या कुछ ऐसा। मैं फिर भी एक बार मैनेजमेंट से दोबारा कंफर्म करती हूँ। मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसमें यही है कि 5 एमसीक्यूज होंगे और 5 असाइनमेंट्स होंगे, जिनका कि मैम एमसीक्यूज भी आप ले लो 5, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैम असाइनमेंट तो 4 है तो 4 ही लो ना आप, क्योंकि मैम हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत लोड है और निशिता, आई दिसंबर में एग्जाम अंडरस्टैंड है। बेटा, आई नो, बट पता है क्या कर, अगर 4 भी मैं आपको देती हूँ तो बर्डन जो रहेगा ना, जो असाइनमेंट्स का बर्डन रहेगा ना, वो फिर स्प्लिट 4 में हो जाएगा। मतलब जो 4 असाइनमेंट्स हैं फिर वो बड़े हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा उसमें। क्योंकि जो टोटल मैंने कवर करा है सिलेबस में, कोई भी क्वेश्चन आपको डुप्लीकेट नहीं मिल रहा, डुप्लीकेसी नहीं है असाइनमेंट में। जो मैंने 5 में स्प्लिट करे, सपोज 5 में मैंने 3-3 क्वेश्चन स्प्लिट करके 15 क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी 5 में आ गए, वो 15 क्वेश्चन फिर 4 में आएंगे। ये पॉइंट है। तो आप अगर चाहते हो उसको ऐसे करना, वैसे कर लो, दोनों को मैं कंबाइन करके एक असाइनमेंट बना देती हूँ, वो भी आपके ऊपर बात है। बट क्योंकि हमें 5 असाइनमेंट्स के अलग अलग मार्क्स देने, इसलिए 5 दिए मैंने। फिर भी क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि बाकी सबने 4 दिए, तो मैं एक बार शेफाली मैम से कंफर्म करूंगी कि बाकी सबने 4 कैसे दिए हैं। अगर हुआ है तो फिर मैं कंबाइन करके आपका एक ही बना दूंगी। बट बात तो वही होगी, मैम मैम 5 असाइनमेंट ठीक है, 2 क्वेश्चन ठीक है ऐसे। क्योंकि मैंने 4th, आप देखो उसमें कुछ भी नहीं करा, डिविडेंड का सिर्फ एक टॉपिक कवर करा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे 5 करने थे। अदरवाइज आपके पास 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 असाइनमेंट्स मेरे लिए भी ठीक था, आपके लिए भी ठीक था, एक एक मॉड्यूल का मैं दे देती। ठीक है ना? तो जो जो मैम वो यूनिवर्सिटी एमसीक्यू, 6 बजे का लगाया आपने। हाँ जी बेटा, एमसीक्यू, एमसीक्यू का टाइम आपने 6 बजे। हाँ, तो टाइम तो पहले वाले जो लिए बेटा, उसको भी तो मैंने 6 o'clock के लिए, और 20 मिनट्स का सिर्फ टेस्ट है।
6 to 6:20 6:30 तक भी मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसको, 6:40 तक भी मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उसको। सिर्फ 10 क्वेश्चन आने हैं, इजी क्वेश्चंस होंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, 10 मिनट का होना मैम चाहिए। बस तो मैम प्लीज टाइम थोड़ा पहले कर लीजिए, 6 बजे मैम बहुत लेट हो जाता है। आप बताओ सब लोग किस टाइम पर अग्री कर रहे हो, एक टाइम बताओ मुझे। किसी को मैम कुछ कोई ना बात कुछ नहीं, 6 issues- बजे पता है 6 क्या बजे होगा, ठीक है मैम, किसी फ्री ना भी हो किसी को जाते कुछ हैं। ना कुछ इश्यूज रहेंगे ही। 6 o'clock ये होता है कि आपको अपने लेक्चर्स के बाद 1-2 घंटा मिल जाएगा रिलैक्स करने के लिए, तो माइंड जो मेंटल मैम होता है वो भी हो जाएगा। मैम हम घर पे नहीं पे भी होते तो ना। कर सकते हो मैम, 20 हम मिनट घर पे क्लास नहीं तो 6 बजे। क्लास के बाद कर लो। गौरव, जो MCQs है वो बेटा फोन पर भी दे सकते हो, घर पे रहने की मैम जरूरत है। हाँ जी मैम 12 से 1 हमारा ब्रेक होता है, अगर सब कंफर्टेबल है तो फिर उसी में ले लो। हाँ मैम ठीक है, 12 से 1 ठीक है। 12 से 1 कर दूं? ठीक है 12 से 12 से 1 Yes, ब्रेक ma'am. होता है Yes, तो ma'am. 20 मिनट का ही तो है, तो या तो ऐसा करना ना, आपकी क्लास 1 o'clock से होती है राइट, तो आप 12:30 से टेस्ट शुरू कर देना, तो वो फिर सही हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कर सकती हूँ, सब हाँ लोग मैम अग्री ठीक होना है। चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को 12 से 1 में भी प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों को 12:30 में भी प्रॉब्लम होगा, तो दैट इज व्हाई आई जस्ट थॉट कि आई शुड पुट वन टाइम और हर बारी उसी टाइम पर मैं लूं और आप सब उस पर अग्री हो। 20 मिनट्स टाइम निकालना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है, और फोन से भी आप लोग दे रहे हो, इट इज सो ईजी। मैम बात टाइम की नहीं है, बात होता है कि घर पे नहीं होते उस टाइम पे, बाहर होते हैं, तो 12 से 3 पे मैम घर पे होते हैं, उस टाइम कभी भी ले लीजिए आप। ठीक है, तो फिर 12:30 का मैं आपका कर दूंगी। मुझे नेक्स्ट मैम दोनों सेमेस्टर में एग्री कराना होता ना बेटा, मेरे पास भी और भी इश्यूज है ना, आई एम नॉट टेकिंग क्लास ओनली फॉर यू गाइज। मैम 5 बजे ले लो। चलो मैं आई कम बैक ऑन दैट, अगर चेंज कर पाऊंगी मैं ना दोनों सेक्शंस में बात करके, तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी कि दिस इज व्हाट इट इज। अदरवाइज प्लीज ट्राई टू मैनेज एंड बी फ्लेक्सिबल। हर फ्राइडे रखा हुआ है इसलिए मैंने कि दिस फ्राइडे, देन नेक्स्ट फ्राइडे, देन नेक्स्ट फ्राइडे। MCQs तो 5 ही है मैम ना, बाकी मैम मैम 13 को फ्राइडे मत को लेना मैम। मैम फ्राइडे को बायो की क्लास 1 बजे नहीं होती, तो आप 1 बजे भी ले सकते हो। इट विल कीप कंटिन्यूइंग यार, तो डिस्कशन चलता ही रहेगा पूरा, जितना भी आप करते रहो, 1 बजे, Ma'am, 12 why बजे, are we 5 बजे। not giving test? Ma'am, why are we not giving test in during the lecture time, like from Monday, Tuesday, and Wednesday? We're not giving it during the lectures time, because in the lectures time we are being advised to take only the lectures and not the test, not waste time for the lectures and cover the syllabus. This is what we have been told by the management. Other faculties are doing it against the management, but I would not go for it, because the guidelines which I have received is this only. Lectures time में lectures होंगे. Ma'am, we aren't left with much of the syllabus, so it is convenient. अगर जो 1 आवर का टाइम है उसमें 20 मिनट अगर ऐसा कर देगी, 40 मिनट आप क्लास ले लेना और 20 मिनट आप टेस्ट कंडक्ट करा लेना। There are other things also, beta. Hardik, you're right on that, but I would want to conduct the test for both the sections at the same time. So those classes are not at the same time. 2 classes are not at the same time. That is why I just. मैम 12 से 3 आप कभी भी ले लीजिए, 3 से लेट मत करिए प्लीज। Let me discuss the same in the next section also, and I will try to bring it to 12 और 12:30, ठीक है? 12 से 1 ओके के मैम, बीच का ओके। जो है ना, उसमें मैं करने की कोशिश करूंगी, अगर हो पाया तो, बिकॉज आई एम जस्ट कंसीडरिंग योर रिक्वेस्ट एंड ऑल, अदरवाइज 6 बजे ही होगा, ठीक है? तो 12 से 1 का कोशिश कर लेते हैं हम, जब भी MCQs होंगे आप लोगों के, ठीक है? अभी हमारा सिर्फ 4th यूनिट इज लेफ्ट, सिलेबस इज नॉट लेफ्ट मच, बिकॉज आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है भी नहीं। देयर आर सर्टेन अदर सब्जेक्ट्स जहाँ पे 6 मॉड्यूल्स हैं, आपके में 4 ही मॉड्यूल है इसमें, तो सिलेबस इज शॉर्ट। अभी हमारे पास सिर्फ लास्ट यूनिट बची हुई है, और अगर आप कहोगे तो मैं 4th यूनिट का भी सबका आपका पूरा जो भी वो है मेरे पास अभी नोट्स एंड एवरीथिंग, वो मैं आपको अभी भी शेयर कर सकती हूँ विदाउट आई हैव कवर्ड द यूनिट, बट यू कैन प्रोसीड विद योर असाइनमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स इफ यू थिंक यू हैव गॉट टाइम नाउ, और आपका फिर बाद में फेस्टिव टाइम आ जाएगा तो आप उसको एंजॉय कर सकते हो। तो मैं ये 4th यूनिट के भी जो नोट्स है ना, ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगी। कवर हम लोग आज से करना स्टार्ट कर देते हैं इन द लेक्चर्स, व्हाटएवर लेक्चर्स आर पॉसिबल बिफोर, लाइक 20th विल बी द लास्ट डे ऑफ योर सेशन एज पर द मैनेजमेंट। तो उस टाइम तक मुझे आपके MCQs मैम 12 असाइनमेंट्स to 18 क्लास होंगी?
there could be a break in a day or two. We will have the clarification कि कब तक आपकी जो भी है छुट्टियां होंगी या कुछ भी होगा, लेकिन assignments and everything you would be giving during those holidays also. वो तो दे देंगे मैम, पर 12 to 18 लिखा हुआ है उसमें नोटिस में। हाँ वो मैंने देखा है। हमारे लिए क्या रहेगा वो भी जब कॉलेज से आ जाएगा तो हम लोग करते हैं उस पे, ठीक है। बट फिर भी वी हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा ये एक्सीडेंट हो गया था दैट आई वाज नॉट एबल टू टेक क्लासेस एंड आई हैड अ लॉन्ग ब्रेक एंड आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा उसकी वजह से एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम एंड आई आल्सो अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज प्रॉब्लम। सो लेट्स कोई बात नहीं। ठीक है हार्दिक, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस नाउ। वर्किंग कैपिटल है एक जो हमारा 4th यूनिट में बचा हुआ है, एंड जैसे हमने पहले यूनिट्स में कवर किया, आपको स्क्रीन सभी को दिख रहा है ना मेरा? यस मैम। ठीक है। जैसे हमने पहले लॉन्ग टर्म के बारे में बात किया हुआ था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड ऑल दोस थिंग्स व्हाट ऑल आर, तो ये जो वर्किंग कैपिटल है हम इसमें जब पढ़ेंगे तो हम जब भी बात करें वर्किंग कैपिटल की, सो वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द शॉर्ट टाइम, the short duration of the business, which is not say 5 years or 10 years, but it is maybe 1 or 2 years का time जिसमें हम बात कर रहे हैं। So working capital basically वही capital होती है जो हमें routine operations या routine activities के लिए चाहिए होता है, fund चाहिए होता है, that is what working capital is। तो 4th यूनिट अगर मैं सिलेबस में भी जाती हूँ अभी आपके, इसमें we will have working capital, its meaning, need and determinants, जो मैंने असाइनमेंट 5 में डाल दिया है आपका। और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, और 3 चीजें हैं कि हम कैश को कैसे मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं, और रिसीवेबल्स यानी कि जो भी पैसा हमें रिसीव हो रहा है बाहर से उसको कैसे मैनेज करते हैं। यही सारे टॉपिक्स हैं सिर्फ हमारे मॉड्यूल 4 में जो हम कवर कर पाएंगे मे बी इन अ वीक्स टाइम और 2 वीक्स टाइम और व्हाटएवर मैक्सिमम लेक्चर्स वी वुड बी एबल टू हैव। We have to cover this particular unit in this time, okay? तो पहला जैसे वर्किंग कैपिटल है, फिर हम इसका नीड पढ़ेंगे, मीनिंग अभी हम देख रहे हैं, और फिर नीड एंड डिटरमिनेंट्स हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक में। सो वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट यूज्ड टू मीट द डे टू डे ऑपरेशंस। क्लियर है इसी फर्स्ट सेंटेंस से कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है या वो अमाउंट ऑफ फंड होता है इन द बिजनेस विच इज यूज्ड to meet all the requirements of the routine activities। के आज हमें छोटा सा कोई चीज बिजनेस में खरीदना है या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस चाहिए, टी कॉफी मशीनरीज के लिए जो भी हमें चाहिए होता है कुछ, मतलब व्हाटएवर इज द रूटीन एक्टिविटीज, उसमें जो पैसा एक्सपेंस लग रहा है उसके लिए जहां पर भी हम यूज करेंगे फंड आउट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस का जो भी कैपिटल है हमारा, उसमें से हम जो कुछ भी यूज करेंगे वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। हमने जो पहले पढ़ा था कि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस जो सोर्सेस थे हमारे शेयर कैपिटल से, इधर से उधर से हमने पैसा लिया, वो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में ही, लेकिन हम मे बी कुछ होते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आगे उस पैसे से, मे बी हमने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, कोई मशीनरी में इन्वेस्ट किया, कोई लैंड में इन्वेस्ट किया, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। शॉर्ट टर्म हो गया रूटीन एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, रेंट पे करना है जो हर मंथ ही आएगा, हम 10 साल में एक बार रेंट नहीं पे करेंगे। Give me a minute, I'll just shut the door. Okay, so working capital in a broader sense, the term working capital is used to denote the total value of the current assets। फिक्स्ड एसेट्स हो गए जहां पर हमने मशीनरी, जैसे मैंने आपको बताया, लैंड या जो भी हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें वो फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते हैं, और करंट एसेट्स होते हैं हमारे जो कि हम करंट टाइम्स में या करंट टाइम्स इन द सेंस कि प्रेजेंट टाइम्स में या शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं, उन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, working capital denotes a ready amount of fund available for carrying out the day-to-day activities of a business enterprise। It is also considered to be the lifeblood of the business। अगर ये routine activities रुक जाएंगी ना, अगर हम ये चीज नहीं परफॉर्म कर पाएंगे
तो हम लॉन्ग टर्म में भी कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सैलरीज भी एक तरीके से करंट हम वर्किंग कैपिटल से ही निकालते हैं उसका भी खर्च। एनीथिंग विच वी आर पेइंग ऑन मंथली बेसिस और से ऑन क्वार्टरली बेसिस ऑल्सो, जो हमारा एक फिक्स खर्चा है ही जो हमें देना ही है, वो हम वर्किंग कैपिटल से निकाल रहे हैं। तो अगर हम किसी को सैलरीज नहीं देंगे, 1 मंथ नहीं दिया, 2 मंथ नहीं दिया, सैलरीज नहीं गई, लोग काम ही नहीं करेंगे, नहीं होंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में भी ऑब्वियसली हम इम्पैक्ट करने वाला है। हम लॉन्ग टर्म में भी कुछ भी प्रोजेक्ट कर लें, कुछ कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लें, फिक्स एसेट्स कितने भी हैवी हम इन्वेस्टमेंट्स कर लें, वो यूजलेस है। So why working capital is important? Because why it is called lifeblood? Because if this will not be there, we will not be able to perform the operation or routine operations or day-to-day operations. And if you're not able to operate that, somehow it is going to impact in the long run also, क्योंकि हम short run में ही काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर हो गया कि एम्प्लॉयज को वाटर चाहिए, अब कोई है ऑफिस में तो इलेक्ट्रिसिटी भी वी वुड वांट वाटर आल्सो फैसिलिटी, वी वुड वांट टी कॉफी फैसिलिटी आल्सो, मे बी वी वुड वांट फूड और केटरिंग फैसिलिटी आल्सो फॉर द एम्प्लॉयज। ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहा है, हम लॉन्ग टर्म से नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल से नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट दो तरह के हो जाएंगे, तो ग्रॉस और एक नेट वर्किंग कैपिटल को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों का अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ पहले, मेरा जो कनेक्शन है थोड़ा सा अनस्टेबल है। इफ देयर विल बी पावर कट आई विल नॉट बी एबल टू क्लिक योर अटेंडेंस देन। ओके, सो वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट्स, एक तरह से हम वर्किंग कैपिटल जो कैलकुलेट करते हैं वो तो ग्रॉस कॉन्सेप्ट है और एक नेट कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू टोटल फंड इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट्स। अगर हम किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को रेफर करते हैं तो उसमें फिक्स्ड एसेट्स, एसेट के साइड पर जो स्टेटमेंट होती है उसमें एसेट के साइड पर फिक्स एसेट के सबकी कॉस्ट लिखी होती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर्स, फिक्चर्स, व्हाटएवर जो भी होता है कंपनी के अंदर वो सब हो जाएगा। उसके अलावा करंट एसेट्स की भी वैल्यू लिखी होती है, करंट एसेट्स और उसका वैल्यू मे बी 10 लाख, 2 लाख, 2000, व्हाटएवर जो भी कंपनी के लेवल के हिसाब से होता है वो। सो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। किसी भी छोटे टाइम में उसको हम एक तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या वो कैश ही होता है, मतलब कैश भी जितना हमारे पास कैश इन हैंड है वो भी हमारा करंट एसेट्स ही है, या फिर ऐसा कोई एसेट जो हमने मतलब लगा रखा है पैसा कहीं पे और जो कि हमारे पास विद इन अ ईयर पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, वैसे सारे एसेट्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। ये हम ग्रॉस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कह रहे हैं। इट इंक्लूड्स कैश इन हैंड, जैसे मैंने आपको बोला कि जो पैसा हमारे पास है कैश की फॉर्म में वो भी करंट एसेट है, या वो पैसा जो हमारे पास बैंक में डिपॉजिट है उसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, वो भी हमारा करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जैसे हमने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज पढ़ा था, शेयर्स, कैपिटल्स, डिवेंचर्स एंड ऑल, ऐसे शॉर्ट टर्म में अगर हमने कहीं पर कुछ अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसको हम से इन लेस देन अ ईयर्स टाइम वी वुड बी एबल टू विड्रॉ और मैच्योर इट एंड कन्वर्ट इट इनटू कैश, वो भी हमारा वर्किंग कैपिटल, वो भी हमारा करंट एसेट्स में आ जाएगा। डेटर्स होते हैं वो लोग जिनको हमने पैसा जिनको हमने अपना कुछ प्रोडक्ट या कुछ भी हमने उधार दिया होता है और उससे हमें पैसा आने वाला है, तो दोज आर डेटर्स। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हमने क्रेडिट पे बेच दिया, जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो फोन्स या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचती हैं तो वो इंस्टॉलमेंट्स में भी बेच देती हैं। वैसे तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं तो कंपनी को तो पूरा पैसा मिल जाता है, बट देर आर कंपनीज वो वर्किंग ऑन क्रेडिट ऑल्सो, तो वो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट दे दिया और पैसा बाद में आ रहा है फ्यूचर में, तो वो डेटर्स हैं, लेकिन वो आने वाला है थोड़े ही टाइम में, तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो करंट एसेट्स। बिल्स, रिसीवेबल्स, ऐसे कोई भी बिल्स जिनके अगेंस्ट हमें पैसा रिसीव होने वाला है। बिल्स रिसीवेबल्स होता है एक, और एक होता है बिल्स पेबल्स। बिल्स पेबल्स हमारे करंट लाइबिलिटीज में आ जाते हैं, वो दूसरी साइड चले जाएंगे क्योंकि हमें वो पैसा पे करना है थोड़े टाइम में। रिसीवेबल्स हमारा एसेट है कि इससे हमें पैसा आने वाला है, तो कुछ भी ऐसा एसेट
कंपनी के पास है, जिससे या तो वो कैश ही है या उस विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम करंट एसेट में डालेंगे। या तो हम इन सबको अलग अलग नाम से डालें, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इतना है, कैश इन हैंड इतना है, कैश एट बैंक इतना है, डेटर्स इतना है, या फिर कुछ कंपनीज बहुत सारा कुछ ना करके इनको कंबाइन करके करंट एसेट्स का नाम देके टोटल फिगर डाल देती हैं बैलेंस शीट में कि दिस इज व्हाट आर करंट एसेट्स फॉर दिस रिस्पेक्टिव ईयर, फाइनेंशियल ईयर, एंड द बैलेंस शीट इज क्लोज्ड। तो ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट हो गया वर्किंग कैपिटल को डिनोट करने का। ठीक है, इन सब का टोटल हम करेंगे तो जो टोटल आएगा वो उस पर्टिकुलर ईयर की, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल कंसिडर हो जाती है। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। करंट एसेट्स में हमारा टोटल कितना पैसा इन्वेस्टेड है, एक तो इससे पता चल जाता है पैसे से प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं पर हम बचा सकते हैं या और बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैन गिव अटेंशन टू मैनेज वेरी इफिशिएंटली एंड केयरफुली ईच आइटम ऑफ द करंट एसेट्स। अगर हम इन सब करंट एसेट्स को एक एक करके स्टडी भी करता है फाइनेंशियल मैनेजर, तो वो ये भी देख सकता है कि कहाँ से किस एसेट्स का हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या और उसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। या अगर हमारे डेटर्स हैं तो सपोज डेटर्स का ड्यू हो रहा है 2 महीने बाद, क्या हम उनको अर्ज करके एक अभी मंगवा सकते हैं पैसा, या आज की डेट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, विच विल बी गुड फॉर अस। 2 महीने बाद पैसा आएगा, रादर कि आज आ जाए तो हम इंटरेस्ट भी शायद उस पर ले लें। तो इट इज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर कि वो देखता रहे कि कहाँ पर कंपनी का फंड जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कंपनी को दे। बाहर पड़ा है अगर कंपनी का पैसा तो उसको जल्दी से जल्दी बिजनेस में मंगवाए। दिस इज व्हाट इट इज। तो करंट एसेट्स को अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करके देखते रहेंगे, तो ये भी है कि हम अटेंशन दे पाएंगे और इनको एफिशिएंटली कैसे हम यूज कर सकते हैं वो भी हम देख पाएंगे। दूसरी बात, बैड डेट्स भी एक चीज होती है जो बिजनेस में ऐसा पैसा जो कि कंपनी ने सोच लिया, मतलब कंपनी को समझ आ गया है कि ये नहीं आने वाला पैसा, मतलब हमने किसी को ऐसा जगह पर कुछ, एक ऐसे पर्सन को सपोज हमने कुछ सेल कर दिया या दे दिया कुछ पैसा जो कि अब वो पर्सन है ही नहीं अवेलेबल, या उसने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, या वो बोल रहा है कि मैं पैसा नहीं दूंगा या व्हाटएवर, तो उन डेटर्स को हम बैड डेट डाल देते हैं और उसको हम अपनी एक्सपेंसेस में ही शो करते हैं P&L अकाउंट में। तो वो भी एक तरह से अगर हम इसको स्टडी करते रहेंगे करंट एसेट्स को और लायबिलिटीज को भी मे बी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आवर वर्किंग कैपिटल, तो ये भी हम देख सकेंगे कि बैड डेट तो कुछ नहीं होने वाला। जिस पर्सन ने हमें जब पैसा देने के लिए बोला था, अगर उसका टाइम निकल गया तो हम उससे और ज्यादा एग्रेसिवली फॉलो अप करेंगे, या अगर कुछ डेटर्स हैं तो उनसे हम पहले से ही फॉलो अप करना शुरू करेंगे अगर आपका ड्यू डेट आने वाला है। होता है ना ऐसा, जैसे हम कभी भी कुछ पॉलिसीज हमने ली होती हैं तो हमें पहले से रिमाइंडर्स आने लग जाते हैं पेमेंट के कि आपका ड्यू इस मंथ में है, ऐसे है ऐसे है। कुछ लोग मैसेज देख के फौरन तभी के तभी पे भी कर देते हैं, तो यानी कि उनका पैसा, उन्होंने अपना पैसा था, डेटर्स थे वो, और मंगवा लिया पैसा जल्दी। तो दिस इज ऑल बिजनेस। इट also takes into consideration the fact that if other things remains constant, infusion of funds in the business increases its working capital। मतलब जितना जल्दी अगर हम पैसा फंड को वापस बिजनेस में बुला रहे हैं उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल, इट इंक्रीजेस द लिक्विडिटी इन द बिजनेस आल्सो, एंड इट आल्सो enables मैनेजमेंट टू कंप्यूट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल। ये जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं ये है हमारा ग्रॉस कॉन्सेप्ट जो है वर्किंग कैपिटल का, कि हम ग्रॉस कॉन्सेप्ट के थ्रू वर्किंग कैपिटल कैसे निकाल रहे हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब वो है। It also enables management to compute the rate of return on the total investments in current assets। देखो हम रेट ऑफ रिटर्न जो है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम एक टर्म बोलते हैं ROI, वो हम लॉन्ग टर्म जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन पर तो कैलकुलेट करते ही हैं फॉर श्योर, कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करने से कितना परसेंटेज हमको पैसा प्रॉफिट मंथली आ रहा है या एनुअली आ रहा है, कैसे आ रहा है। इसके अलावा यही चीज अगर हम वर्किंग कैपिटल अप्लाई करते हैं तो हम करंट एसेट्स की बात करेंगे। करंट एसेट्स को स्टडी करना और उनके ऊपर भी रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, किस रेट से मिल रहा है, इसको कंप्यूट करना इज वर्किंग कैपिटल। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमें ये हेल्प करता है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस रेट से हमें करंट एसेट्स पर भी मिल रहा है पैसा, अगर कुछ मिल रहा है तो। नेट दूसरा कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है किसी भी बिजनेस में। नेट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस कि वो क्या करना चाहता है, वो ग्रॉस फॉलो करना चाहता है कि नेट फॉलो करना चाहता है। नाउ नेट वर्किंग कैपिटल refers to the excess of the current assets over current liabilities। In other words, the amount of current assets that would remain in a firm after all the current liabilities are paid।
जैसे एक बैलेंस शीट में हम करंट एसेट्स दिखा रहे हैं एसेट साइड पर, ऐसे कुछ ना कुछ हमारे करंट लायबिलिटीज भी होते हैं जो हमें इसी साल में पे भी करने हैं। कुछ पैसा तो हमें इस साल के अंदर आने वाला होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो हमने बिजनेस में करी हैं जो कि हमें इसी साल में पे भी करनी है। जैसे बिल्स रिसीवेबल्स आर ऑन द करंट एसेट साइड, आर ऑन द एसेट साइड्स, बिल्स पेबल्स आर ऑन द लायबिलिटीज साइड, करंट लायबिलिटीज। हमारी कुछ फिक्स लायबिलिटीज भी होती हैं, जैसे फिक्स एसेट्स हैं वैसे ही करंट एसेट्स की तरह करंट लायबिलिटीज भी होती हैं। डेटर्स हमने करंट इसमें दिखाए, करंट एसेट्स में दिखाया कि हमें पैसा आने वाला है, लेकिन कुछ जगह से हो सकता है हमने भी कुछ पैसा, कुछ चीजें ली हों, खरीदी हों और वो उधार पे ली हों फॉर एग्जाम्पल। तो हमें जरूरत थी, हमने उठा लिया, सपोज रॉ मटेरियल उठा लिया हमने कहीं से क्रेडिट पर, और हमें उसको पैसा देना है मे बी इन अ मंथ्स टाइम और इन 2 months टाइम और व्हेन एवर इट विल ड्यू, जो भी हमारा पेमेंट का टाइम होगा, मेथड होगा पे बैक करने का, तो वो हम बिल्स पेबल में डालते हैं अपने पास रख के कि अच्छा इतना पैसा हमें इसको देना है। तो वो यानी कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बिल्स, सारे करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो हमें विद इन अ ईयर्स टाइम ड्यू है हमारे ऊपर और हमें बाहर पैसा देना है, वो करंट लायबिलिटीज हो गई। नेट जो कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का वो क्या कहता है, ग्रॉस कॉन्सेप्ट में करंट लायबिलिटीज हमने नहीं देखा था, लेकिन नेट कैपिटल, नेट कॉन्सेप्ट जो है वर्किंग कैपिटल का वो कहता है कि करंट एसेट्स तो हमने टोटल कर लिए और हम करंट लायबिलिटीज भी देखेंगे कि हमने पैसा देना कहाँ कहाँ है। उन सब में से करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस करके जो पैसा बच जाएगा हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये हमारी वर्किंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि जो लायबिलिटीज है वो हमें इसी पैसे में से निकालनी है, और हम सिर्फ एसेट्स को देखेंगे और लायबिलिटीज को नहीं देखेंगे तो वो लायबिलिटीज का जो पैसा है जो हमें पे करना है वो आएगा कहाँ से। सो नेट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, करंट लायबिलिटीज के जो है करंट लायबिलिटीज का अमाउंट लेस करना करंट एसेट्स से, एंड व्हाट एवर इज बैलेंस इज बेसिकली द एक्चुअल amount left for a business to be used as the working capital. This is what it is. So net working capital के भी कुछ useful ये भी इसके भी कुछ advantages हैं. It indicates the liquidity position of the firm, the ability of the firm to meet its short-term obligations. हमें actual figure, इस actual जो position है कंपनी का वो इसी से पता चलता है, कैश का या लिक्विडिटी का, या हम कितना जल्दी हमारे पास कोई भी अगर करंट एसेट है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में आफ्टर बेयरिंग ऑल द करंट लायबिलिटीज, तो ये हमें इंडिकेट करता है हमारा एक्चुअल लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एनी फर्म, दैट वेयर वी स्टैंड. It also helps creditors and other potential investors to judge the financial health of the firm. अगर जो भी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स भी हमको हर कोई उधार नहीं दे देगा. मतलब अगर हम सब कुछ ही मार्केट से उठाना चाहें क्रेडिट पर, यानी कि हम माल आज पूरा लेना चाहते हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग अगेंस्ट दैट, सो इट विल नॉट हैपन ऑलवेज एंड इट विल नॉट हैपन इन द मार्केट फॉर एवरीबडी. हर किसी के लिए ये होता भी नहीं है, बिकॉज द वन हु विल गिव अस the things on credit will also check our potential. जैसे होता है ना लोन, हर किसी को लोन नहीं मिल जाता, हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बहुत सारे लोन्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड्स भी होते हैं. वो सारी चीजें जो कि हम कुछ भी ऐसा यूज करना चाहते हैं अभी और हमें मतलब क्रेडिट पर ही वो एक तरह से हम लेना चाह रहे हैं, तो वो हर किसी को नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि वो जो देने वाला है इन्वेस्टर वो ऑलरेडी पोटेंशियल पहले चेक करता है पर्सन को और फिर उसको वो चीज देता है. यानी कि अगर 20 लाख का सपोज मैंने कोई लोन लेना है तो मुझे लोन तभी मिलेगा जब सामने वाले को पता होगा बैंक को कि इस पर्सन के पास इतना पोटेंशियल है कि वो इसको पे बैक फ्यूचर में कर सकता है. नहीं करेगा तो एटलीस्ट इसकी इक्विवेलेंट एसेट्स इसके पास हों कि हम एटलीस्ट वहाँ वो मॉर्गेज में रखें या पेपर्स लेके रखते हैं वो लोग लैंड के या कुछ भी ऐसा करते हैं. तो बिजनेस में भी सेम सिचुएशन रहता है कि वो लोग जो भी है मतलब एक जो भी क्रेडिटर्स हैं हमारे, जो हमें क्रेडिट पर पैसा अपना काम दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, बेच रहे हैं, अगर हमारे पास है पोटेंशियल और वो ये जज कर लेते हैं कि हाँ इनके पास है लिक्विडिटी, ऑब्वियसली बिजनेस में अगर है तो दे ही देंगे. जैसे कि हम अपना बैंक स्टेटमेंट अगर दिखाएं किसी को तो उससे समझ में आता है कि इस पर्सन का एक्चुअल में नेटवर्थ कितना है. अच्छा लैक्स में ट्रांजेक्शन हो रहा है, थाउजेंड्स में हो रहा है, करोड़ में हो रहा है, किस में हो रहा है. तो वो हेल्थ पता चलती है, फाइनेंशियल हेल्थ उस पर्सन की सेम इन द सेम फैशन कंपनी की भी पता चलती है इसके थ्रू.
ग्रॉस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है ऊपर, उसमें हमने क्योंकि करंट लायबिलिटीज को कंसिडर नहीं करा, सिर्फ एसेट्स को हम कंसिडर कर रहे थे, तो वो एक्चुअल में एक हमें करेक्ट कंक्लूजन नहीं देता। वेयर एज नेट कॉन्सेप्ट जो है ये वाला, जिसमें कि हमने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज देखा, अगर हमारे करंट एसेट्स ज़्यादा हैं तो ही हमारी वर्किंग कैपिटल अच्छी है, अगर हमारी लायबिलिटीज ज़्यादा है फिर तो बेसिकली हमारे पास वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, जितना है भी वो सब कुछ तो देना ही है हमको। सो ये हमें रियलिस्टिक, ज़्यादा रियलिस्टिक और करेक्ट कंक्लूजन देता है ये वाला मेथड वर्किंग कैपिटल का। It includes the extent of the long-term sources of fund used in the financing current assets of a business enterprise. So both gross concept of the working capital and net concept of the working capital are useful for the working management. But in any case, if we have the comparison done, then the net concept of the working capital is better than that of the gross one. Okay. टाइप्स ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल में 3 तरह टाइप्स, क्या बोलो उसको, एक तरीके से सिचुएशन बोलो कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है किसी भी कंपनी का वो 3 चीजों में हो सकता है, तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा या जीरो रहेगा, इन्हीं में से कोई चीज हो सकती है वर्किंग कैपिटल, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके अगर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमारे करंट एसेट्स ज्यादा है, तो वो सिचुएशन बहुत अच्छी है। अगर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं हम और वो फिगर माइनस में आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास लायबिलिटीज ज्यादा है, मैंने पैसा बाहर जो देना है किसी को वो ज्यादा है, और जो मेरे पास पैसा आने वाला है या मेरे पास खुद जो पैसा अवेलेबल है इन हैंड इन दी कंपनी वो कम है, तो वो सिचुएशन होगी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। जीरो वर्किंग कैपिटल जहां पर हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, बराबर है, तो ना उसमें प्रॉफिट है ना उसमें लॉस है, बस हमारा काम चलता रहेगा कि ठीक है हमें जहाँ से पैसा आना है वहां से सारा आ जाएगा, जहां पर हमें देना है वो सारा हम पे कर देंगे। So types of net working capital क्या हो गया? The gross concept of the working capital is used, there will always be positive working capital. Gross concept में हमने ये लिखा है यहाँ पे कि gross working capital जो है अगर हम यूज कर रहे हैं अपना working capital को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमेशा working capital पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर लायबिलिटीज को तो कंसिडर किया ही नहीं। ग्रॉस कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ करंट एसेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, और करंट एसेट्स का वैल्यूएशन हम कर लेंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर हम नेट मेथड के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, तब ये 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। पॉजिटिव आएगा जब हमारे पास पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट एसेट्स ज्यादा है करंट लायबिलिटीज कम है, तब वो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इफ द करंट लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म एक्सीड करंट एसेट्स, तभी वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल आ रही है। जैसे कि हमारी करंट एसेट सपोज 10,000 है और लायबिलिटीज हमारे ऊपर 12,000 है, तो -2,000 का मतलब नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो गया। हमारे पास पैसा जो है या आने वाला है वो 10,000 है और जो हमें देना है वो 12,000 है, तो ऑब्वियसली हमारा वर्किंग कैपिटल नेगेटिव हो गया। Zero working capital if the current assets are equal to current liabilities to call zero और nil working capital। क्लियर है? बहुत इजी है, अपनी लैंग्वेज में भी इसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझा सकते हैं। जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट इस फॉर्म में दिखती है, लायबिलिटीज इस साइड आ गया, एसेट्स इस साइड आ गया। बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2008 या ज्यादातर ये 31 मार्च 2000 व्हाटएवर ईयर है उस पे एंड होती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पे चलती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो, ज्यादातर सभी कंपनीज फाइनेंशियल ईयर पे चलती हैं इंडिया में। देयर आर कंपनीज इन द फॉरेन कंट्रीज जो कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं, जनवरी टू दिसंबर, तो ज्यादातर बैलेंस शीट इंडिया में जो होती है एंडिंग वो लिखा होता है एज ऑन 31 मार्च 2018, 2020, 2000 व्हाटएवर ईयर का होता है। लायबिलिटीज में हमने यहाँ पर करंट लायबिलिटीज डाल दिया 6,000 10,000, इस तरह से हमने दिखा दिया 2 कंपनीज को कंपैरिजन करने के बाद। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एक कंपनी का 6 है और दूसरी कंपनी का 8 करंट एसेट्स है, तो 8 - 6 करेंगे 2,000 पॉजिटिव आ गया। बी में हमारे पास करंट एसेट्स 8,000 है और लायबिलिटीज बी के पास 10,000 है, तो वहां पर हमारा माइनस में आ गया, यानी कि बी जो लिमिटेड कंपनी है इट हैज गॉट माइनस और द नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, ए हैज गॉट द पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो कवर कर लेते हैं अभी। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, द इम्पोर्टेंस ऑफ सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल इन एनी बिजनेस इज द कंसर्न, मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि अगर हमारे पास नहीं होगा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल तो ऑब्वियसली हमारा
रूटीन जो एक्टिविटीज हैं इट विल नॉट बी वर्किंग टेकिंग प्लेस द वे इट शुड बी, एंड it will hamper everything in the organization, and it will bring, you can say, demotivation among the employees also, or the performance of the company, or the shareholders, or the stakeholders. कुछ भी काम ठीक नहीं होगा अगर working capital ही हमारे पास sufficient नहीं है तो. So the importance of sufficient working capital in any business concern can never be overemphasized. हम इसको कभी भी ये नहीं सोचें कि ये बहुत क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो वर्किंग कैपिटल इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक एक दिन से ही लॉन्ग टर्म बनता है. अगर रूटीन एक्टिविटीज एक दिन ठीक नहीं हुआ, 2 दिन ठीक नहीं हुआ, वो मंथली ठीक नहीं कंटिन्यूसली जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन ऑल्सो. और लॉन्ग रन में इम्पैक्ट तो फिर हमको बताइए कि इट इज गोइंग टू बी बिग टाइम लॉस, और बेयर करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सिचुएशन को कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट हो जाता है फिर लॉन्ग रन में अगर हमें लॉसेस होने लग जाते हैं तो. A concern requires adequate working capital to carry on its day-to-day operations smoothly and efficiently. एक भी दिन अगर हमें ठीक से सपोज एक बिजनेस में कंपनी में एक एम्प्लॉइज को अगर चाय भी एक दिन में ठीक से नहीं मिले ना, so they will obviously not be performing that day. They will be thinking कि यार यहाँ तो चाय भी नहीं मिल पा रही ठीक से, 2 टाइम की चाय नहीं दे पा रही है कंपनी, और क्या करेगी. पीपल जो ह्यूमन कैपिटल है उनकी मेंटालिटी बिजनेस में ये रहती है. तो अगर ये चीज होगी उस डे में, सपोज करो एक दिन में 100 लोगों ने अपना परफॉर्मेंस 20% भी कम दिया बिकॉज ऑफ जस्ट स्मॉल थिंग, तो इट इज गोइंग टू हैम्पर बिग टाइम टू द कंपनी. एम्प्लॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, but company को ये in total it is going to hamper. So that is why we should be maintaining the adequate amount of working capital as and when required, and we should always be spending also. Financial manager should not be making it a problem for the other departments, maybe administration या और किसी को, कि वो routine activities को ठीक है वो चेक करे, कंट्रोल करे, फाइनेंशियल मैनेजर का एक काम है, बट उसको स्टॉप ना करे, सो दैट अदर डिपार्टमेंट्स आर आल्सो परफॉर्मिंग बेटर एंड वर्किंग कैपिटल इज बीइंग यूज्ड द वे इट शुड बी यूज्ड. Lack of adequate working capital not only impairs firm's profitability but also results in stoppage in production and efficiency in payment of its current obligations. तो जहां भी थोड़ा सा भी प्रॉफिट कम हुआ, जहां पर भी थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एम्प्लॉइज से प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉइज परफॉर्म करना बंद कर देंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, हैम्पर ही करेगा ऑफ कोर्स. एफिशिएंसी जरा सी भी उनके लिए 10% 20% भी एफिशिएंसी कम से काम करता है कोई एम्प्लॉय, 6 बजे उसने घर चले जाना, 6 का 6:15 6:30 कर देगा, बट एफिशिएंसी तो कम होगी, जो उसने काम करना था वो नहीं करा, अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट करे एंड देन ही कैन लीव. सो वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस इसीलिए है. द वर्किंग कैपिटल इज कंसिडर्ड द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. यू कैन पुट इट व्हेनेवर यू आर मेंशनिंग दिस वर्किंग कैपिटल थिंग इन द पेपर. एडवांटेजेस भी हैं इसकी, एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस एक ही बात है. हम इसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये ओवर होने वाली है क्लास हमारी. और आई विल कम बैक टू यू फॉर द टाइमिंग्स, एंड इफ आई वुड नॉट कम बैक टू यू फॉर द टाइम ऑफ MCQs and all those things, then it will remain same the way I have given in the text messages. Otherwise अगर change होता है in the coordination with the other semester, I'll come back to you guys. Okay, so importance मैं कल cover करती हूँ. Thank you everyone for your time. Take care. Bye bye. Have a good day.